बैठिए, बैठ जाइए, बैठिए। Take your seat. Take your seat. धन्यवाद अध्यक्ष जी। Let's have order now. बैठ जाइए। हाउस को ऑर्डर में Please sit down. बैठ जाइए, बैठ जाइए। मैंने इधर बैठा दीजिए। धन्यवाद अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, एफडीआई के विषय पर कल दोपहर से शुरू हुई ये चर्चा अपने अंतिम पड़ाव पे आ पहुंची है। चर्चा बहुत सार्थक भी हुई और बहुत विस्तृत भी। मेरे समेत 18 पार्टियों के 22 सम्मानित साथियों ने इस चर्चा में हिस्सा लिया है। बीजेपी के 2, कांग्रेस के 3 और बाकी दलों से 1-1। अधिकतर दलों के नेता सदन ने ही चर्चा में भाग लिया। जहां वो नहीं बोल सके वहां उनके बहुत वरिष्ठ सांसद ने अपना ये पक्ष रखा। अध्यक्ष जी, मैं खुश हो रही थी कि 18 में से 14 पार्टियों ने एफडीआई के विरोध में भाषण किया था और मात्र 4 दलों ने, कांग्रेस, एनसीपी, आरजेडी और आरएलडी, इन 4 दलों ने एफडीआई के पक्ष में भाषण किया। अभी मैं भाषण की बात कर रही हूं, भाषण की बात कर रही हूं। और जो लोग एफडीआई के विरोध में जो भी बोले, किसी ने हल्केपन से विरोध नहीं किया, बहुत शिद्दत के साथ अपनी बात रखी, बहुत शिद्दत के साथ, आंतरिक वेदना के साथ अपनी बात रखी और बहुत तर्कों के साथ अपनी बात रखी। जहां तक एफडीआई के पक्ष में बोलने का सवाल है, पक्ष में बोलने वालों का नेतृत्व भाई कपिल सिब्बल जी ने किया, लेकिन कल मुझे हैरानी हुई कि उनका भाषण अंतर विरोधों से भरा हुआ था। यह समझ नहीं आ रहा था कि वो एफडीआई के पक्ष में बोल रहे हैं या एफडीआई के विरोध में बोल रहे हैं। और इसीलिए आज भाई शरद यादव ने कह दिया कि कल वो सच बोल रहे थे। वो दुविधा क्यों थी? वो दुविधा मेरी समझ में आती है। वो दुविधा इसलिए थी कि वो दिल्ली से जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी का प्रतिनिधित्व करते हैं, चांदनी चौक का, वहां का मतदाता पूरी तरह एफडीआई के खिलाफ है। लेकिन वो जिस सरकार का बचाव करने खड़े हुए थे, वो सरकार एफडीआई के पक्ष में है। तो कहते कभी बूंद के इधर और कभी बूंद के उधर वो बच बच कर निकल रहे थे। कभी अपनी बात कहकर अपने मतदाताओं को रिझाना चाहते थे और कभी अगली बेंचों पर बैठे हुए अपने दोनों नेताओं को देख करके मुक्के मार करके एफडीआई के पक्ष में बोलना चाहते थे। और ये बात मैं ऐसे नहीं कह रही। जहां तक आपके द्वारा दिए गए तथ्यों का ताल्लुक है, मेरे वरिष्ठ सहयोगी डॉक्टर जोशी जी ने आंकड़े दे देकर आपके तथ्यों को ध्वस्त कर दिया है, इसलिए उनको मैं दोहराना नहीं चाहूंगी। उन्होंने मेरा काम बहुत आसान कर दिया राइट टू रिप्लाई में। लेकिन आपके अंतर विरोध जो है आपके भाषण के, वो मैं रखना चाहती हूं आपके सामने।
अध्यक्ष जी, मैं उन्हीं का भाषण है किया। मैं चांदनी चौक से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं। मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात ही करता हूं, बाकी की बात नहीं करता हूं। अगर वॉलमार्ट यहां आएगा तो कहां दुकान लगाएगा? मुझे ये बता दीजिए। वो दिल्ली में तो दुकान लगा ही नहीं सकता। अगर लगाना चाहेगा तो भी जगह नहीं मिलेगी। यदि जगह मिलेगी तो इतनी महंगी मिलेगी कि उनका इकोनॉमिक मॉडल ही खराब हो जाएगा। फिर निश्चित रूप से उसे एनसीआर रीजन में 10-15 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। ये पहला वो अंतर विरोध है जो उनकी अपनी ही मुख्यमंत्री दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी सबसे बड़ा वादा कर रही है कि पहला एफडीआई का वॉलमार्ट दिल्ली में आएगा। एफडीआई के लिए उन्होंने बड़ी रैली की है। जो 11 लोग आनंद शर्मा जी के पास जो 11 आनंद शर्मा जी उनके पास जो 11 मुख्यमंत्रियों के पत्र हैं, उसमें दिल्ली की मुख्यमंत्री का पत्र है कि मैं एफडीआई के पक्ष में हूं और एफडीआई लाना चाहती हूं। दिल्ली, हाँ तो उन्हें बताओ ना, दिल्ली की मुख्यमंत्री जो बड़ा दावा करके कह रही है कि पहली एफडीआई वहां आएगी, उन्हीं के पार्टी के मंत्री चांदनी चौक के एमपी खड़े होकर के कह रहे हैं दिल्ली में एफडीआई नहीं आएगी। नहीं, उन्होंने कहा पूरी दिल्ली की बात सुन लीजिए, फिर से पढ़ देती हूँ। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में जगह कहाँ मिलेगी, उन्हें एनसीआर रीजन में 10-15 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। और जहां तक एनसीआर का ताल्लुक है अध्यक्ष जी, जहां तक एनसीआर का ताल्लुक है उस पर दिल्ली के मुख्यमंत्री का कोई कंट्रोल नहीं है। एनसीआर में नोएडा आता है जो यूपी में है, एनसीआर में गुड़गांव आता है, रोहतक आता है, बहादुरगढ़ जो हरियाणा में है। तो एनसीआर के बारे दिल्ली की मुख्यमंत्री नहीं बोल सकती। वो दिल्ली में लगाने की बात करते हैं, मकर संसद के फर्श पर खड़े होकर दिल्ली के सांसद, कांग्रेस के प्रवक्ता, उनके पहले बोलने वाले वक्ता कहते हैं कि दिल्ली में वो कहां आएगा, दिल्ली में जगह ही नहीं मिलेगी। ये पहला अंतर विरोध। दूसरा अंतर विरोध बताती हूँ। एक मिनट। If the House agrees, I extend the House till this discussion is over. अध्यक्ष जी, दूसरा अंतर विरोध बताती हूँ। वो कहते हैं ये नीति किसानों के हित में है, मजदूरों के हित में है, गरीबों के हित में है, छोटे लोगों के हित में है। और कहते हैं कांग्रेस पार्टी क्योंकि किसान, मजदूर, गरीब की हितैषी है इसलिए ये नीति लेकर आई। लेकिन यहाँ भाषण में क्या बोलते हैं? मोटरसाइकिल पर वॉलमार्ट में कोई चीज खरीदने के लिए नहीं जाएगा, साइकिल पर चढ़ के कोई नहीं जाएगा, फिर वॉलमार्ट से कौन खरीदेगा? मर्सिडीज में जाएगा। बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले लोग वॉलमार्ट से खरीदेंगे। आप किसान के हित में है, मजदूर के हित में है, उपभोक्ता के हित में है, और नीति बना रहे बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले लोगों के लिए। बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले लोग तो कौन से उपभोक्ता का हित देख रहे हैं? ये कौन से उपभोक्ता के लिए वॉलमार्ट खुल रहा है? बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले उपभोक्ता के लिए वॉलमार्ट खुल रहा है। ये दूसरा अंतर विरोध। तीसरा अंतर विरोध, वो कहते हैं वॉलमार्ट तो 2008 तक घाटे में था। तो घाटे का सौदा करने वाला हर तरह का हथकंडा अपना के क्यों आने की बात कर रहा है? अगर वॉलमार्ट के लिए आना घाटे का सौदा है तो इतने तरह के हथकंडे अपना के क्यों आना चाह रहा है, क्यों तड़प रहा है भारत में आने के लिए? और दूसरी बात जो उन्होंने कही, भारत की अर्थव्यवस्था घाटे में है। अर्थव्यवस्था की दुर्दशा है। अध्यक्ष जी, एक घाटे वाला दूसरे घाटे वाले को कैसे उबारेगा, जरा मुझे ये तो बता दें। इसलिए जहां तक कपिल सिब्बल जी का सवाल है, वो कल पूरी तरह कंफ्यूज्ड थे। पता नहीं लग रहा था, उन्हें लग रहा था यहाँ से उठ के चांदनी चौक भी जाना है तो वहाँ लोग क्या कहेंगे, और लेकिन अपने दोनों नेताओं के सामने भी खड़ा होना, वहाँ क्या कहेंगे। पूरा भाषण कंफ्यूजन से भरा हुआ भाषण कपिल सिब्बल का था, और बाकी चीजें डॉक्टर जोशी ने ऑलरेडी बता दी, सारे आंकड़ों से उनके भाषण को धराशायी कर। दूसरा भाषण आया लालू जी का।
अब लालू जी ने तो मेरे लिए एक बड़ा जुगाड़ू सा शेर पढ़ दिया, यही घड़ा लगता है। मुझे लगता है उनके भाषण का जवाब तो मैं उन जैसे जुगाड़ू शेर में दे दूं तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि उनको भाषा वही समझ में आती है। तो एक शेर मैं आपके लिए पढ़ देती हूं, उसी तर्ज पर जो तर्ज आपने ली थी। आपको गांठें खोलना नहीं आता और मस्खरी के अलावा कुछ बोलना नहीं आता। अध्यक्ष जी, कांग्रेस के दूसरे वक्ता आए, कांग्रेस से दूसरे वक्ता आए दीपेंद्र हुड्डा। अंत में उनका नाम जुड़ा। मैं तो बड़े मोह और स्नेह से देख रही थी, क्योंकि रिश्ता है प्रदेश का। बहुत मोह और स्नेह से उनका भाषण सुनना चाह रही थी। वो इतने उत्तेजित हो गए कि 2 फुट का आलू उगा गए। उन्होंने मैकडोनल्ड को दावत दे डाली कि हम 24 इंच का आलू यानी 2 फुट का आलू उगा के देंगे उनको। वो कहते मैं किसान का बेटा हूँ। अरे बेटा, किसान के बेटे हो, लौकी और आलू का अंतर तो समझ लो। अध्यक्ष जी, 2 फुट की तो लौकी भी नहीं उगती। 2 फुट की तो लौकी उगाने के लिए भी मशक्कत करनी पड़ती है। ये 2 फुट का आलू उगा के दे रहे हैं, और वो भी मैकडोनल्ड और पेप्सिको को। अब मैं इनकी बातों का क्या जवाब दूं, जो कुतर्क से सारी बातें यहाँ रखते हैं। उसके बाद सरकार की तरफ से अधिकृत जवाब आया भाई आनंद शर्मा का। बहुत शालीनता से बोले, बहुत संजीदगी से बोले, अपनी बात को बहुत दृढ़ता से रखने का प्रयास भी किया, लेकिन क्योंकि वो तथ्यों पर आधारित नहीं थी, इसलिए प्रभावित नहीं कर सके। एक अजीब तर्क उन्होंने दिया। जब स्टेक होल्डर्स की बात की थी तो हमने बाकायदा पूछा था कौन, ये तो हमें पता था ग्राहक संगठन, किसान संगठन, ये सब होंगे, पर उस पर उन्होंने साफ कहा था प्रणव दा ने, जो इन्होंने भी राज्यसभा में कहा, राजनीतिक दल और राज्यों के मुख्यमंत्री। अब अध्यक्ष जी आप बताइए, प्रमुख प्रतिपक्षी राजनीतिक दल के अध्यक्ष का इंटरव्यू देखकर ये समझते हैं परामर्श हो गया। जवाब क्या दिया है कि माननीय नहीं की, उनका इंटरव्यू आया। प्रणब मुखर्जी से जो बात हुई वो नहीं, उनका इंटरव्यू आया, और उनका इंटरव्यू देख के मैडम परामर्श हो गया। अध्यक्षा जी, शायद सुषमा जी को, प्रतिपक्ष नेता को मेरी बात पूरी समझ नहीं आई। मैं माफी चाहता हूं। वो उस समय के माननीय सदन के नेता और वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी जी को मिले, उसके बाद उन्होंने बाहर आके प्रेस इंटरव्यू दिया और ये कहा कि मैं उनसे लंच पे मिला और हमने स्पष्ट कर दिया भारतीय जनता पार्टी का निर्णय है। दूसरी बात कहूंगा, आपने कहा कि आप दलों से नहीं, जो सदन के अंदर अपने राजनीतिक दलों के नेता हैं, सरकार को उनका सम्मान करना है। सबको पत्र लिखा, दोनों सदनों में नेता प्रतिपक्ष को लिखा। आपको शायद कम से कम मैं अपेक्षा करता था कि सुषमा जी इनकार कर दें, पर चिट्ठी का जवाब जरूर दें। वो जवाब आज तक तो आया नहीं है, फिर कहें कि चर्चा नहीं हुई। जो पत्र, और अगर एक मिनट, तीसरी बात, अगर इनके, मुझे नहीं मालूम कि गडकरी जी और सुषमा जी के संबंध कितने मधुर हैं, अगर उन्होंने इनको नहीं बताया तो मैं क्या कर सकता हूं। अध्यक्ष जी, जो पत्र इन्होंने हमें लिखा है वो वासुदेव आचार्य जी ने ठीक कहा, वो 7 दिसंबर से पहले का है। ये जो चर्चा है ये 7 दिसंबर को आश्वासन है, इसलिए ये मत कहिए कि आपने हमें पत्र लिखा। वो चर्चा 7 दिसंबर के बाद होनी चाहिए थी, वो पत्र 7 दिसंबर के बाद नहीं गया। इसीलिए मैंने कहा कि वो गलत तथ्य रख रहे हैं। और जहां तक राजनीतिक दलों से चर्चा होनी थी, प्रणब मुखर्जी की उस मीटिंग में ये नहीं थे, वो एक कर्टसी मीटिंग थी। उस मीटिंग में क्या परामर्श हो गया और उन्होंने इंटरव्यू दे दिया तो उसको इन्होंने परामर्श मान लिया। और मैं दूसरी बात कहना चाहती हूँ,